दादाजी आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा। बहुत खूबसूरत है। दादाजी माने पाठ। ओके मैम। चलो अब अ लिखो। हाँ। हाँ हाँ, नो चीटिंग। नो चीटिंग। ओके। हाँ ठीक है। अब ये बताओ अ से क्या होता है? आसे 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 आम। अरे नहीं दादाजी, अ से आम नहीं होता, अ से अशोक होता है। टीचर मैम, ये अशोक कौन है? क्या है ये? दादाजी आपको सम्राट अशोक नहीं पता? नहीं टीचर मैडम। चलो मैं आपको बताती हूँ सम्राट अशोक। कहाँ? अरे आप चलो तो सही। अरे किधर बेटा? मैं बोल रही हूँ ना, चलो आपको बता। जल्दी चलो, मैं आपको सिखाती हूँ। बता, क्या बताएगी मुझे? बता। अरे आप आइए तो सही, मैं उधर जाके बताती हूँ। अरे बेटा मुझे वहीं बता देना क्या है अशोक। नहीं, आपको अच्छे से समझाना है मुझे। अच्छा अच्छा। वो छोटा वाला वहाँ डाल दे। हाँ इधर ना। हाँ चलो। अरे कहाँ बेटा? अरे मुझे आपको ना सम्राट अशोका के बारे में सब कुछ बताना है, आप जल्दी से चलो। अरे लेकिन बेटा ऐसा चल। अरे नहीं नहीं, जल्दी चलो। हाँ चल रहा। चलो चलो जल्दी। चलो दादाजी। अरे बेटा चल रहा हूँ। अरे चलो। अरे बेटा लेकिन ऐसा है क्या? अरे चलो तो सही। अरे भैया साइड जाओ ना। अरे दादा को कुछ बताना, साइड जाओ ना। दादाजी ये है बिहार, आपको पता है ना मैं ये रहती हूँ। हाँ बेटा। हाँ तो ये पहले ना मगध हुआ करता था, और बिहार की राजधानी पटना पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और यही का राजा था अशोक। समझे? टीचर मैडम, दादाजी को ये भी बता दीजिए कि सम्राट अशोक का साम्राज्य कितना बड़ा था। वो क्या? मैं क्यों बताऊं? पहले तुम बताओ कि हमारे तिरंगे में जो चक्र है वो कहाँ से आया? अशोक स्तंभ से टीचर मैडम। और नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक? मैं बताऊं? हाँ बताओ। अशोक स्तंभ। हाँ दादाजी, हम लोग पटना में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पास ही में कुमरा है, देखो। हाँ, और ये मैडम जब से यहाँ गई है तब से सम्राट अशोक के बारे में ही बात कर रही है। बिहार में वैशाली में अशोक स्तंभ है, और इन्हीं स्तंभों से सम्राट अशोक ने उनकी बातें पूरी दुनिया में फैलाई, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल से पूरी दुनिया को बताते हैं। हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और तुम्हारे बिहार के अशोक ने और क्या बताया था? दादाजी अशोक ने यह कहा था कि लड़ाई झगड़े से बहुत बर्बादी होती है, लोगों की जान जाती है, इसलिए धर्म विजय ही असली विजय है। आप लोगों ने तो दादाजी को लेक्चर ही पिला दिया। अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे कोई इतना बड़ा राजा हो, वो ये कहे कि हम अपने राज्य का विस्तार युद्ध से नहीं, धर्म के रास्ते पे करेगा, प्रेम और अहिंसा के रास्ते पे करेगा। और अपना तमिलनाडु, उसके नीचे श्रीलंका है ना, वहां पे भी सम्राट अशोक ने दूत भेजे थे। बिल्कुल सही। उन्होंने एक जगह पे लिखवाया, सभी धर्म संप्रदाय के मूल भावनाओं को फैलने देना चाहिए, इसीलिए बोलचाल में संयम जरूरी है। लोग कई बार अपने धर्म को बहुत बड़ा कहते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, पर लोगों को हर मौके पर दूसरे संप्रदाय का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और दूसरे के भी। ये बात तो आज भी सच है उतनी ही। मम्मी आपने पेड़ वाली बात तो कही नहीं। अरे अशोका ने जगह जगह पर बरगद और आम के पेड़ लगवाए थे। उनका कहना था कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी छाया मिलनी चाहिए। उन्होंने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल भी खुलवाए थे। लो पापा भी आ गए। कैसे हो? छुट्टियां तो खत्म।
दादा दादी आप भी आओ ना हमारे साथ बिहार। ऐसे कैसे छुट्टी खत्म? हम भी चलेंगे बिहार। अरे हाँ हाँ, हम भी चलेगा। अशोक की धरती देखने। हाँ भाई चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि पता है क्या, मैंने तुम्हारे दादा और दादी दोनों के टिकट्स करा दिए हैं। अब खुश? आसियाम, अरे नहीं दादाजी, अ से आम नहीं होता, अ से अशोक होता है। अ से आम नहीं, अशोक। अवनी और उसके भाई की ये बातें बहुत गहरी हैं। जब अशोक जैसा राजा हो तो हजारों साल के बाद भी ऐसी ही बातें होती हैं। सम्राट अशोक जैसे राजा को जब याद किया जाता है तो बरबस ही नाम के आगे महान जैसे विशेषण जुड़ जाते हैं। बिहार में रहने वाला एक परिवार सुदूर दक्षिण में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को अशोक से जुड़ी कितनी ही बातें बता रहा है। अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे कोई इतना बड़ा राजा हो, वो ये कहे कि हम अपने राज्य का विस्तार युद्ध से नहीं, धर्म के रास्ते पे करेगा, प्रेम और अहिंसा के रास्ते पे करेगा। सम्राट अशोक ने शासन के जिन तौर तरीकों को अपनाया, वही उन्हें सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बना देते हैं। मगध की महान धरती, जिसे आज हम बिहार कहते हैं, वहीं सभी धर्म संप्रदाय को सम्मान देने के विचार को राजकीय नीति का हिस्सा बनाया गया। आखिर कैसा था देवनाम प्रियदर्शी अशोक, यानी देवों के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक और उनका शासन? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अशोक वदान के मुताबिक अशोक की मां तब के चंपा और आज के चंपारण की रहने वाली थी। कुछ ग्रंथों में अशोक की मां का नाम धम्मा तो कहीं शुभद्रांगी बताया गया है। शुभद्रांगी के पिता को किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी बेटी की शादी किसी बड़े राजा से होगी और उसके 2 बेटों में से एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। यही सुनकर शुभद्रांगी के पिता उन्हें पाटलिपुत्र ले आए और मगध के राजा बिंदुसार को सौंप दिया। शुभद्रांगी रानी बन गई, लेकिन जल्द ही शुभद्रांगी महल में षड्यंत्र का शिकार हो गई। बाद में जब राज खुला तो राजा बिंदुसार ने शुभद्रांगी को अपनी प्रमुख रानी बनाया और शुभद्रांगी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बालक को उसकी मां ने नाम दिया अशोक। अशोक के पिता बिंदुसार की अलग अलग रानियों से 101 पुत्र थे। अगला मगध साम्राज्य का सम्राट इन्हीं में से एक को होना था। यानी अशोक के सम्राट बनने की राह आसान नहीं थी। राजा बिंदुसार तो अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार सुशील को अपने बाद मगध का राजा बनाना चाहते थे। बड़े होने पर राजकुमार अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। उज्जैन प्रांत की राजधानी तब विदिशा हुआ करती थी। यहीं अशोक की मुलाकात देवी से हुई। विदिशा में बुद्ध को मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी और इस नाते देवी का झुकाव भी बौद्ध विचारों की तरफ होने की संभावना है। बहरहाल जब अशोक उज्जैन में गवर्नर थे तब पाटलिपुत्र में मगध की राजगद्दी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। माना जाता है कि अपने पिता और मगध के राजा बिंदुसार के नहीं चाहने के बावजूद अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठ गए। 272 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार की मृत्यु मानी जाती है और उसके 4 साल बाद पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। अब अशोक सिर्फ अशोक नहीं था, वो सम्राट देवनाम प्रियदर्शी अशोक था। देवनाम प्रिय मतलब देवों के प्रिय और प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि किसी एक घटना या व्यक्ति की वजह से अशोक का रुझान बौद्ध धर्म की तरफ नहीं हुआ था।
कलिंग युद्ध में हुए संघार, रक्तपात, हिंसा का प्रभाव था, लेकिन उससे पहले ही अशोक का हृदय परिवर्तन होने लगा था। कलिंग की विशाल सेना को कुचलना आसान नहीं था। कलिंग से अशोक की सेना को कड़ी चुनौती मिल रही थी। ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक पाटलिपुत्र लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा था। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं, ये दरअसल सम्राट अशोक का नया अवतार था। डेढ़ लाख से अधिक व्यक्ति देश से निष्कासित किए गए, 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना अधिक बर्बाद हो गए। कलिंग को जीतने में जितने लोग मारे गए, मरे या देश से निष्कासित किए गए, आज यदि उनके शतांश या सहस्त्रांश को भी दुख पहुंचे तो मुझे गहरी पीड़ा हुई। देवताओं के प्रिय धम्म विजय को ही असली विजय मानते हैं। ये धम्म लेख इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे मेरे पुत्र या प्रपौत्र नए देश को जीतने की इच्छा ना करें, और यदि वे नए देश जीते तो संयम और हल्के दंड से काम लें। धम्म विजय ही असली विजय है। आज से तकरीबन 2300 साल पहले ये एक बड़ी घोषणा थी। अशोक ने कहा कि अब उसका साम्राज्य विस्तार युद्ध से नहीं होगा, धर्म के रास्ते होगा। वो धम्म विजय करेगा। अशोक पर बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव था, लेकिन अशोक का धम्म यानी धर्म बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था। अशोक के धम्म का अर्थ था नैतिक आचरण। अशोक की धम्म नीति असल में राजा प्रजा से लेकर शासन से जुड़े अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण की ऐसी आचार संहिता थी जिसके पालन में ही सबका कल्याण था। देवताओं के प्रियदान या सम्मान को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना इस बात को कि सभी संप्रदायों की मूल भावना का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए बोलचाल में संयम बहुत जरूरी है। लोग मौके बेमौके अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदायों की निंदा न करें, या कभी निंदा हो भी तो संयम के साथ। हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। सम्राट अशोक ने अपने संदेश और आदेशों को शिलालेख और स्तंभों के जरिए उनके साम्राज्य के हर एक कोने तक फैलाया। बौद्ध ग्रंथों में इसकी संख्या 84,000 बताई गई है। चीनी लेखक फाहियान और ह्वेन सांग ने ऐसी जगहों पर स्तूप और शिलालेख होने की बात लिखी है जहां आज उनका नामो निशान नहीं है। संभव है कि अशोक के सभी शिलालेख समय की मार को न झेल पाए हों। अशोक के साम्राज्य में भी अलग अलग विभागों में बटा एक प्रशासन तंत्र नगरों से लेकर गांव तक फैला था। प्रशासन को चलाने के लिए हर स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया था। अशोक ने गांव में रज्जुक यानी ग्राम प्रशासकों को नियुक्त किया था। कई गांव के समूह पर एक जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। अधिकारियों की मदद के लिए बड़ी संख्या में सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी के लिए गुप्तचर लगाए गए थे जो सम्राट को अपनी रिपोर्ट भेजते थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि साम्राज्य में धम्म नीति के मुताबिक काम हो, और धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए हर जगह धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था। यकीन नहीं होता, आज से 2300 साल पहले अशोक ने देश चलाने के लिए उन नीतियों पर काम किया जो आज किसी सरकार के एजेंडे में होता है।
अशोक ने प्रजा से कहा कि वो हर धर्म संप्रदाय का सम्मान करे। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने कभी बौद्ध भिक्षु का चोगा नहीं पहना। लेकिन अपने प्रयासों से उसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। युद्ध के जरिए तो अशोक का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला, जबकि धर्म विजय की जो शुरुआत अशोक ने की, उसकी सीमा कुछ ऐसी बनी। ये वो राज्य है जहां उसकी विजय पताका लहराई थी। अब उसके धम्म विजय यानी धर्म के रास्ते जीत का मानचित्र देखिए। यह अशोक के दुनिया भर में असर का मानचित्र है। उसने प्रेम से, सद्भाव से बौद्ध धर्म को दुनिया का प्रमुख धर्म बनाया। अशोक ने ही भारत में सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने समाज में सहिष्णुता और नैतिक आचरण के लिए नियम बनाए और साम्राज्य में एक आचार संहिता को लागू किया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दुनिया के देशों को जिन आदर्शों पर चलने की बात कही गई है, उसकी घोषणा अशोक ने 2000 साल पहले ही कर दी थी। आज बिहार में अशोक स्तंभ के रूप में ही नहीं, बल्कि शासन के आचार व्यवहार में अशोक की कई नीतियों की झलक मिलती है। सम्राट अशोक अपनी प्रजा से हर वक्त जुड़ा रहना चाहता था, उसकी समस्याओं का निवारण चाहता था। उसने कहा कि मैंने इसका प्रबंध किया है। हर समय, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे अंतःपुर में हूं, चाहे शयन कक्ष में, चाहे पशुशाला में, चाहे सवारी पर, चाहे बाग में, सभी जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा का हाल बताएं। इस आदेश का मतलब ये था कि राज्य की व्यवस्था हर समय प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहती थी। सम्राट अशोक के इस आदेश की तुलना बिहार जन शिकायत निवारण प्रणाली से कर सकते हैं। इस प्रणाली को 2016 में लागू किया गया। सम्राट अशोक ने जिस तरह के कल्याणकारी राज्य की कल्पना अपने युग में की थी, उसकी झलक बिहार जन शिकायत निवारण प्रणाली में मिलती है। आप कहीं भी हों, अगर आपको समस्या है तो उसके निवारण के लिए आप सरकार से अपील कर सकते हैं। ये प्रणाली आम लोगों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई का अवसर और निवारण का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। अगर पुलिस कार्रवाई न करे या फिर मामला भूमि विवाद का हो या फिर अतिक्रमण, जन वितरण प्रणाली एवं बिजली बिल में सुधार से लेकर लगान रसीद में देरी का मामला हो या सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित मामले, इस प्रणाली की मदद से ये सुलझाए जा रहे हैं। ये सरकार के न्याय के साथ विकास की प्रतिबद्धता को दिखाता है। यही वजह है कि बिहार और बिहार के इस महापुरुष सम्राट अशोक का काल आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि सम्राट अशोक के आदर्श आज भी बिहार में जीवित मालूम पड़ते हैं।